हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, यहाँ पर आज हम यूटेट का 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आपको पता है दोस्तों, इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन पर जितना भी संभव हो पाएगा डिस्कस करेंगे। ये कोशिश नहीं करेंगे कि सीधे क्वेश्चन पकड़े और आंसर बता के निकल जाऊँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये केवल क्विक रिवीजन के लिए ठीक रहते हैं, बाकी आपको डिटेल में कोई भी चीज़ को पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट तक आप बने रहना। अपनी प्रतिक्रिया आपको लास्ट में देनी है वीडियो के, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको डाउट लगता है या कोई सुझाव देना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट में देना। लेकिन हाँ, अगर आपको कहीं पर लगे कि हमने मेहनत कर रखी है, जहाँ पर आपको ये आभास हो जाए कि हमने इस वीडियो के पीछे मेहनत कर रखी है, आपको इसका फ़ायदा होगा, तो वहीं पर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। इसमें इंग्लिश वाला पार्ट हम बंद कर देंगे। अगर इंग्लिश में भी आपको चाहिए तो फिर आप टेलीग्राम पर इस पेपर को मैं डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। देखिए 91 नंबर से शुरू करके हम 150 क्वेश्चन तक जाएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। देखिए यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन लगभग जो है CDP के आएंगे। CDP कहने का मतलब है पेडागोजी के, ठीक है। तो पेडागोजी के आएंगे, जो सामाजिक अध्ययन की पेडागोजी होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए प्रत्येक टॉपिक पर नहीं मिलता है, प्रत्येक ऑप्शन पर जितना हो पाएगा हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सामाजिक कौन सा लक्ष्य जो है सामाजिक अध्ययन शिक्षण के माध्यमिक चरण में रखा गया है। भाई समाज के लिए है, सामाजिक मूल्यों की बात हो रही है तो सामाजिक यानी कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। क्योंकि एक सामाजिक की बात हो रही है तो समाज जो है इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का बहुत अधिक महत्व होता है, ठीक है। वही समाज जो है सबसे बढ़िया होता है जिसमें जो लोकतांत्रिक तरीके से जिसमें कार्य होता है, ठीक है। चलिए, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। निदानात्मक को ध्यान रखेंगे आप। निदान का मतलब होता है डायग्नोस करना, ठीक है, किसी भी चीज़ की पहचान करना। जब एक मरीज जब चिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले उसकी पहचान करता है कि उसकी बीमारी क्या है, उसके हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चलता है। तो उसी प्रकार से जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका भी मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कमज़ोर छात्रों की पहचान करना, ठीक है। कमज़ोर छात्रों की पहचान होगी, फिर उसके कारणों का पता लगाया जाएगा, उसके बाद ही उसमें जो आवश्यक सुधार होंगे, जो कार्य होंगे, जो प्रक्रिया होगी, उसको अपनाया जाएगा। आगे बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। देखिए निदानात्मक परीक्षण की मैंने अभी आपसे बताया था, निदान का मतलब डायग्नोस करना, पहचान करना, ठीक है। तो अब देखिए सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, इस चीज़ की पहचान की जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की जब पहचान होगी तभी जा करके हम उसका उपचार कर पाएंगे, ठीक है। तो निदानात्मक परीक्षण का ये मतलब होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों जो प्राचीन हस्तलिपि थी वो प्रायः जो है ताड़पत्रों पर लिखी हुई मिलती थी, बिल्कुल ठीक है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है, ये भी बिल्कुल ठीक है। वे हस्तलिखित थी और बाद में उनको मुद्रित किया गया, तो मुद्रित नहीं किया गया तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा। और कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या फिर धातु पर उकेरी गई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि 3 के 3 आपने देखा यहाँ पर सही है। एक ऑप्शन जो था ऑप्शन सी वो गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर सी होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। देखिए सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक का जो हिस्सा होना चाहिए वो जो है देखिए यहाँ पर तथ्यों का स्रोत लेखन नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिपुष्टि तंत्र, क्रियान्वयन और योजना होना चाहिए। अब इसको इंग्लिश में देख लो क्योंकि ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको हिंदी में देखने में, जब आप इंग्लिश में देखेंगे थोड़ा ईजी हो जाएगा। डिक्टेशन ऑफ फैक्ट्स, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। किस में, सोशल साइंस इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस में। फीडबैक मैकेनिज्म, इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग, ये तीनों जो है इस प्रक्रिया का हिस्सा है और ऑप्शन ए यहाँ पर नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 96 है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। भाई देखिए सामाजिक विज्ञान का शिक्षण होता है यानी कि समाज के लिए आप वहाँ पर एक समाज को ध्यान में रखते हुए उसका शिक्षण करना चाहेंगे, तो वो भाषा किसी प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करती हुई ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो समाज है, समाज में विभिन्न लोग रहते हैं, हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो सबकी चीज़ों को ध्यान में रखकर होना चाहिए, किसी खास समूह को ध्यान में रखकर चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
बहुत अधिक मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए और बहुत पक्षपातपूर्ण भी नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 के 3 ऑप्शन गलत यहाँ पर हो जाते हैं। एक ऑप्शन रहता है दोस्तों, तटस्थ होनी चाहिए और संवेदनशील होनी चाहिए, जिसको आप न्यूट्रल कह सकते हैं और सेंसिटिव कह सकते हैं। न्यूट्रल और सेंसिटिव सबसे बढ़िया जो है लैंग्वेज यहाँ पर रहेगी, किसके लिए? सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग के लिए। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन 96 का हुआ। आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे? तो प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान की तो अगर वो कठिन लग रही है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? बच्चों को विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे। ठीक है, तो पूरक सामग्रियां प्रदान करेंगे विभिन्न प्रकार की, यानी कि वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट्री हम जो है बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। अब जिससे कि इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? ठीक है, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि जो उनको कठिन लग रहा था उससे वो विभिन्न प्रकार से उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, अलग अलग चीज़ों से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा? एक तो उनके समझ में आएगा, दूसरा पाठ उनके लिए रुचिकर बन जाएगा। जब जिस चीज़ में रुचि उत्पन्न हो जाती है तो वो फिर सीखना बहुत ही आसान हो जाता है। रट कर सीखना तो बिल्कुल नहीं होता है। और उसके बाद पाठ को संक्षिप्त विवरण वैसे ही समझ नहीं आ रहा है, संक्षिप्त विवरण लिखा देंगे और तो पूरा भट्टा बैठ जाएगा। ठीक है, और प्रश्न उत्तर तकनीक का प्रयोग करेंगे, ये भी कारगर नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? विभिन्न सामग्रियाँ उनको प्रदान करेंगे जिससे वो सीखने में उनको मदद मिल सके। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण अधिगम सामग्री कौन सी होगी? जब भूगोल का शिक्षण आप अधिगम करेंगे दोस्तों, सीखेंगे, तो मानचित्र सबसे बेहतर रहता है। चाहे आप अभी भी पढ़ रहे हैं, अगर आप मैप के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैप के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए जो बहुत आसान हो जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, मैप के हिसाब से पढ़ना। तो इसीलिए जो है भूगोल शिक्षण में मानचित्र जो है बहुत सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? तो देखिए, अब जो है आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो समूह चर्चा होती है ना, ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन में कोई एक बच्चा तो होगा नहीं या एक आदमी तो होगा नहीं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे लोग होते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ग्रुप डिस्कशन में आप शामिल हैं और उलूल जुलूल बोलना शुरू कर देंगे। नहीं, जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उसमें कई चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। उसमें नियम और बाकी जो मूल्य हैं समाज के, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके, रूल रेगुलेशन और वैल्यूज़ को ध्यान में रख करके आपको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप जो है समूह चर्चा यहाँ पर बेहतरीन साधन हो सकता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य क्या नहीं है? प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, शिक्षण शिष्टाचार, सार्वजनिक मामलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा विकसित करना। बिल्कुल, ये तो ठीक है भाई, ये प्रेरणा विकसित करना है तो सही जवाब है। शिक्षण शिष्टाचार, ये जो है यहाँ पर इस अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। बाकी प्रभावी नागरिक बनने के लिए ज्ञान प्रदान करना, ये तो है ही, समाज का हिस्सा होता है कोई नागरिक, उसको एक प्रभावी नागरिक कैसे बनाया जाएगा उस समाज में, उसके लिए ज्ञान प्रदान करना, ये तो है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक प्रभावकारिता विकसित करना, ये भी है भाई सामाजिक। एक ही ऑप्शन यहाँ पर नहीं फिट बैठता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध है? भाई अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर मेहरगढ़ बिल्कुल सही जवाब इसका होता है दोस्तों। ब्रेड बास्केट के नाम से इसको जाना जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मेहरगढ़ है ये आपको पता ही होगा कहाँ पर है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो इसको शॉर्ट में हम जानते हैं दोस्तों। ये बोलन नदी के किनारे पर है। ठीक है, बोलन नदी है एक, कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, तो बोलन नदी के किनारे में है एक घाघर नाम का, एक धाधर नाम का जगह है जो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान आपको पता है पाकिस्तान में है। तो ये मेहरगढ़ कहाँ पर हुआ? कुल मिला के पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि में यहाँ पर गेहूँ और जौ की खेती जो होती थी वो प्रमुखता से होती थी, ऐसा वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, शायद जिसके आधार पर ही इसको ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, अगर आप ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड सर्च करेंगे गूगल में तो आपको शीतोष्ण घास के प्रदेश मिलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर शीतोष्ण घास का प्रदेश होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाएगा तो आप कहोगे भाई वो तो मेहरगढ़ था, ये क्या आ गया? ठीक है, तो शीतोष्ण घास का प्रदेश यहाँ पर ये भी ऑप्शन होता है जब आप ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड जो है कहीं पर क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे? तो ये थे नवपाषाण के लोग जो है। ठीक है दोस्तों, नवपाषाण संस्कृति के लोग जो है पहली बार घर बना करके रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। और यहाँ पर आपको कृषि के कुछ उन्नत तरीके भी देखने को मिलेंगे, कुछ नए नए औजारों के जो स्थायी औजार थे उनका भी आपको यहाँ पर पढ़ने को देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय जाता है? तो ये अशोक को जाता है भाई, ठीक है, अशोक को श्रीनगर कश्मीर के निर्माण का श्रेय जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पंच सिद्धांतिका का लेखक है? दोस्तों पंच सिद्धांतिका का लेखक जो है बारहमिहिर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, बारहमिहिर। प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे कौन? बारहमिहिर। खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य, इनकी रचना जो है पंच सिद्धांतिका है दोस्तों, ठीक है। जो इन्होंने ये जितनी भी अपनी रचनाएं कर रखी हैं ये महाराज विक्रमादित्य के काल में इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पंच सिद्धांतिका है ये खगोल शास्त्र का वर्णन इसमें मिलता है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है? खगोल शास्त्र का वर्णन। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा ये प्राचीन खगोल शास्त्री और ज्योतिषाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सन में पहली बार चीन में बौद्ध मत को राजधर्म घोषित किया गया था? तो ये 379 ईस्वी में किया गया था। 379 ईस्वी में जो है पहली बार बौद्ध मत को चीन में क्या करता है? राजधर्म घोषित किया गया था। अभी भी जो पूरे दुनिया में देखेंगे आप तो लगभग 70% जो बौद्ध अनुयायी हैं वो चीन में ही पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में कौन सा बोधिसत्व भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है? तो भविष्य का बोधिसत्व मैत्रेयी को कहा गया है दोस्तों, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि जो ये मैत्रेयी हैं ये गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं, ठीक है, ऐसी मान्यता है दोस्तों। मैत्रेयी का जो मतलब होता है, मैत्रेयी का मतलब ही क्या होता है? भविष्य का बुद्ध। मैत्रेयी को जो बोधिसत्व माना जाता है, जो ऐसा भी मान्यता है कि ये भविष्य में जो है पृथ्वी पर आने वाले हैं या पृथ्वी पर आएंगे या दिखाई देंगे। जिस समय धर्म का बहुत अधिक मतलब ख़त्म हो जाएगा, एक हिसाब से कहने का मतलब है धर्म पूरी तरीके से वो हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो उस समय ये आएंगे धरती में मैत्रेयी, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, नवीं शताब्दी का महोदयपुरम राज्य निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो नवीं शताब्दी का जो महोदयपुरम राज्य था दोस्तों ये चेर से संबंधित था। दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राजवंश आपको पता है, चेर, चोल, पांड्य, पल्लव वगैरह, तो ये चेर से संबंधित था, ठीक है। जो चेर साम्राज्य था इसकी राजधानी थी महोदयपुरम, ठीक है। चेर साम्राज्य की या चेर राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? महोदयपुरम थी, ठीक है। जो इसका प्रथम शासक आप कहेंगे या फिर इसका संस्थापक की अगर बात करेंगे तो उसका नाम था उदयन जेरल, ठीक है। उदयन जेरल ने इस वंश की नींव रखी थी, किसकी? चेर राजवंश की, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लो, चोल यहाँ पर आया है, तो चोल एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा विश्व में देखेंगे तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश जो था वो चोल राजवंश था, ठीक है। सबसे लंबे समय तक शासन इसने किया था। उसके बाद बता दूं आपको पांड्य दोस्तों, पांड्य की राजधानी मदुरा थी, पांड्य राजवंश की। और पल्लव जो राजवंश था इसका संस्थापक सिंह विष्णु था, ठीक है, सिंह विष्णु। चलिए आगे बढ़ेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने सरकी सल्तनत का अधिग्रहण किया था? तो सरकी सल्तनत थी सबसे पहले, तो इसको जानना जरूरी है दोस्तों। इसका संस्थापक जो था ना उसका नाम था मलिक उल शर्क, ठीक है, मलिक उल शर्क, ठीक है। अब शर्क ये था इसका नाम, तो इसीलिए जो है इसको ही क्या माना जाता है? इस वंश का संस्थापक इसने अपने नाम से की होगी फिर, ठीक है। तो मलिक उल शर्क इसका नाम था। इसकी राजधानी जो थी ना, जो इसने अपनी राजधानी बनाई थी वो जौनपुर इसने अपनी राजधानी बनाई थी। जब आप जौनपुर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको शर्क राजवंश वहाँ पर जरूर पढ़ना पड़ेगा और वो सारी चीज़ें वहीं से पढ़ने को आपको मिलेंगी। तो इस पर जो है मलिक उल शर्क था इसने इसकी स्थापना की और इसने जो शासन किया था वो इटावा से लेकर के बंगाल और विंध्याचल से लेकर के नेपाल तक का इसका पूरा इसने इतना इस क्षेत्र में पूरा शासन किया था। जब फिर इसकी मृत्यु हो जाती है इसके बाद फिर बाकी शासक आते हैं दोस्तों। जिस समय इस उत्तर में जो बहलोल लोदी दिया गया है इसका उत्तर, तो बहलोल लोदी ने इसके उसमें शासनकाल में आक्रमण किया था, किसके? हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में, ठीक है। इसके बाद जब यह मृत्यु होगी तो उसके बाद में फिर हुसैन शाह नाम का एक व्यक्ति आता है, तो उसके शासनकाल में सरकी के शासन में सरकी पर जो है बहलोल लोदी ने आक्रमण किया था, ठीक है, जौनपुर पर आक्रमण किया और इसको क्या कर दिया इसने? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। तो इसका यानी कि सीधे सीधे आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी। हालांकि कई लोगों ने फिर बाद में आक्रमण किए, कई लोगों ने जो है पहले भी आक्रमण किए, तो यहाँ पर क्वेश्चन में बहलोल लोदी जो जिसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया था इसको, तो उसका जिक्र है बहलोल लोदी, ठीक है। चलिए आगे है, संत रामानंद का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो संत रामानंद का जन्म हुआ था दोस्तों प्रयाग में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था?
प्रयागराज में हुआ था, प्रयाग में। ठीक है, अब कब हुआ था इनका जन्म? 1299 ईस्वी को। ठीक है, 1299 ईस्वी को हुआ था प्रयागराज में। संत रामानंद ने दोस्तों, इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। इन्होंने क्या क्या कार्य किए? इन्होंने मतलब ये मानते थे कि जो प्रत्येक मनुष्य है वो ईश्वर की संतान है, इसमें ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, और मनुष्य में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जाति पाति, ऊंच नीच और अन्य जितनी भी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ थे, उनको दूर करने के क्षेत्र में इन्होंने काम किया। ये एकेश्वरवाद पर भी जोर देते थे, और ये कहते थे कि राम की भक्ति करनी चाहिए, यानी कि राम भक्ति पर बल देते थे, एकेश्वरवाद पर बल देते थे। ठीक है, और जाति भेद का विरोध करते थे और समानता पर भी बल देते थे। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एक चीज़ जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये जो है संस्कृत के पंडित थे दोस्तों, महान पंडित थे, संस्कृत के ज्ञाता थे। लेकिन इन्होंने जो अपने उपदेश हैं और जो इनके विचार हैं उनको इन्होंने क्या किया? क्षेत्रीय भाषा में, यानी कि जन भाषा हिंदी में, ठीक है, हिंदी में ही प्रचारित और प्रकाशित किया था। ठीक है, तो जन भाषा में अपनी जनभाषा हिंदी में ही प्रचारित और प्रसारित किया था, क्योंकि इनका मानना था कि हिंदी जो है कनेक्ट कर पाने के लिए सबसे बेहतर लैंग्वेज है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इनके बारे में इतना कुछ समझा, आगे बढ़ते हैं। अकबर के काल में कृषि भूमि को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? तो भाई यहाँ पर इसका उत्तर होने वाला है 4। ठीक है, तो अकबर के काल में जो कृषि भूमि थी उसको 4 प्रकार से विभाजित किया गया था। इन 4 प्रकार कौन कौन से थे दोस्तों? नंबर 1 था पोलज, ठीक है, पोलज था, और दूसरा था परती, ठीक है, परती भूमि, और तीसरी थी दोस्तों चाचर भूमि, ठीक है, और चौथी जो थी वो थी बंजर भूमि। ठीक है, ये 4 प्रकार से जो है अकबर के शासनकाल में भूमि को बांटा गया था। जो ये पोलज थी ना, तो ये क्या होता था, हमेशा इसमें खेती की जाती थी, इसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, दूसरा जो परती भूमि थी, परती भूमि में क्या करते थे ये, इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए 1-2 साल के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता, परती छोड़ दिया जाता था, मतलब बिना खेती के छोड़ दिया जाता था। उसके बाद जो चाचर भूमि है, इसमें ये 3 या 4 साल के लिए इसको के लिए इस खेती को इसको छोड़ दिया जाता था, मतलब यहाँ पर खेती नहीं की जाती थी। ठीक है, तो 3-4 मतलब ज़्यादा सालों के लिए। और जो 5वीं बंजर भूमि थी, तो इसमें 5 से अधिक सालों के लिए इसको छोड़ा जाता था। तो इस प्रकार से उस समय एक बनाई गई थी व्यवस्था। बाकी पोलज और परती जो है, इनको फिर आगे 3 भागों में और विभाजित किया जाता है, जिसमें अच्छा, मध्यम और खराब, इन 3 प्रकार से बांटते हैं। वो ज़्यादा समझने की यहाँ पर अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है चांद बीबी निम्नांकित किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी जो है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर वैसे तो बीजापुर से भी थी और अहमदनगर से भी थी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूँ चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं चांद बीबी के बारे में। तो इसके लिए तो अहमदनगर सही होने वाला है। जो चांद बीबी थी दोस्तों, इसका अन्य नाम जो है चांद खातून और चांद सुल्ताना, ये 2 अन्य नाम भी थे इनके। इसको भी ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने जो है संरक्षिका के रूप में कार्य किया, किस का? बीजापुर का और अहमदनगर के संरक्षिका के रूप में कार्य किया इन्होंने। अब आगे इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। चांद बीबी को सबसे ज़्यादा अकबर की सेना में अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। ठीक है, अहमदनगर की सेना से अकबर की सेना से जो है इन्होंने अहमदनगर की क्या की थी? रक्षा की थी, सुरक्षा की थी। ठीक है, इसलिए इनको जाना जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी यहीं से इन्होंने संबंधित करके पूछा है। अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह की जो पहली बेटी थी वो यही थी, चांद बीबी। ठीक है, और उसके बाद इसका भाई का नाम था बुरहान उल मुल्क, और इसके पति का नाम था दोस्तों अली आदिल शाह प्रथम। ठीक है, जो कहाँ का था? बीजापुर सल्तनत का था। तो बीजापुर सल्तनत में सुल्तान था, तो इसीलिए मैंने कहा ये दोनों जगह से संबंधित है। हालांकि अब यहाँ बीजापुर में इसकी शादी हुई वहाँ के सुल्तान से, तो अहमदनगर की इसने सुरक्षा की थी अकबर की सेना से, इसीलिए यहाँ से इसको क्वेश्चन लिया है इन्होंने। वह कौन प्रथम भारतीय था जिसने कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में स्वराज शब्द का प्रयोग करके स्वराज की मांग उठाई थी? तो भाई वो तो जो है ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, दादा भाई नेहरू थे। ठीक है, दादा भाई नेहरू ने 1906 में की थी कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, दादा भाई नेहरू ने। तो अब यहाँ पर एक चीज़ दादा भाई नेहरू के बारे में थोड़ा सा, अगर हम जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ से हमको समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आया है, ये ध्यान रखना है आपने।
ठीक है। नंबर 1, दादा भाई नेहरू जी ने, मैंने आपको बताया 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन में ये मांग जो है सबसे पहले उठाई थी। तीसरी एक चीज़ है 1892 से लेकर के 1895 तक ये जो है यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी रहे थे। नोट कर लेना पॉइंट्स को, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर रहे, ये हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। कब से? 1892 से लेकर 1895 तक, ठीक है। और इनको अगर आधुनिक भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, ठीक है। एक नेक्स्ट और चीज़ इसके बारे में जो एग्ज़ाम में कई बार देखने को मिलती है वो ये है कि इन्होंने लंदन में जो है लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की 1956 में किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी ने, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1896 में इथियोपिया ने किस यूरोपीय शक्ति को पराजित किया था? तो ये इटली को पराजित किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, इटली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिलाल नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो अल हिलाल जो समाचार पत्र था दोस्तों, ये अबुल कलाम आज़ाद से संबंधित है। जो अल हिलाल है ना, ये एक उर्दू अखबार है, ठीक है। उर्दू भाषा में ये अखबार आता था, एक साप्ताहिक अखबार था ये। इसके संपादक या फिर इसके संस्थापक की अगर पूछा जाए तो वो अब्दुल कलाम आज़ाद थे, अबुल कलाम आज़ाद थे या अब्दुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। इसका जो पहला संस्करण आया था, यानी कि जब इसकी शुरुआत हुई थी वो 1912 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से हुई थी दोस्तों? कोलकाता से हुई थी, कलकत्ता से, ठीक है। तो इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया फिर 1914 में, केवल 2 ही साल तक ये चला था। तो 1914 में इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जो उस समय ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, उसके द्वारा इसका प्रकाशन फिर बंद कर दिया गया। आगे, निम्नलिखित में किसने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी? अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इन्होंने गलत दे दिया है। तो जो सैंडर्स की हत्या कर दी थी वो राजगुरु और भगत सिंह दोनों ने की थी। अब ऑप्शन यहाँ पर ए और सी दोनों तो दिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन में अगर जिसने किया होगा तो उनको कॉमन मार्किंग हुई होगी। जो भी रहा होगा, जिसने दोनों किए होंगे, एक भी किया होगा, वो सही माना होगा। तो इसके राजगुरु और भगत सिंह ये दोनों बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इन दोनों ने किया था दोस्तों। जो ये सैंडर्स था उस समय तत्कालीन जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था ये, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था उस समय, लेकिन ये लोग इसकी हत्या नहीं करना चाहते थे। साइमन कमीशन जब भारत आया था उसका विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय ने जो है इसका प्रमुखता से विरोध किया था। तो जो जेम्स स्कॉट था, उसका नाम था जेम्स स्कॉट, उसने इन मतलब जो इसका विरोध कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज करने का आदेश दे दिया था, ठीक है। तो लाला लाजपत राय को नीचे गिरा कर उनकी छाती पर इतने डंडे मारे थे कि वो घायल हो गए थे और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। इसीलिए इन्होंने 17 दिसंबर की डेट चुनी थी ये काम करने के लिए। सैंडर्स की जो गोली मारकर हत्या करी थी वो 17 दिसंबर 1928 का दिन था, ठीक है। तो 17 तारीख उन्होंने इसीलिए चुनी क्योंकि उस दिन 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी उनकी डंडों से। इसीलिए स्कॉट ने आदेश दिया करके इन्होंने स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन निशाना चूक गया और मारा कौन जाता है? सैंडर्स से मारा जाता है, सैंडर्स, ठीक है। तो ये दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो ये अबुल कलाम आज़ाद ने इस पुस्तक को लिखा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता, अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1959 में हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो अब किस भारतीय राज्य की सीमाएं नहीं लगेंगी? बहुत आसान सवाल है भाई। यहाँ पर देख लो, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल पर अब ये रहा आपका इंडिया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से इंडिया रहा। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर आएगा भाई? तो ये हिमाचल प्रदेश है, ये जो है चाइना है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश तो लग गया। उसके बाद जो है अब जो है आपको दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? यहाँ पर बिहार दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर को बिहार है, बिहार से यहाँ पर को नेपाल है। तो बिहार को तो नेपाल ने बंद कर दिया, यानी कि बिहार की नहीं लगेगी। अरुणाचल प्रदेश की लगेगी और सिक्किम की भी लगती है, यानी कि यहाँ पर बिहार की सीमा जो है नहीं लगती है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हुआ। आगे है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों गोदावरी है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है।
अब आपको बता दूं, गोदावरी सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की। इसकी जो लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जाती है। इसका उद्गम जो होता है वो नासिक महाराष्ट्र में इसका उद्गम माना जाता है, और से लेकर के कहाँ पर है, नासिक महाराष्ट्र में ही है, हाँ, महाराष्ट्र के नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर में, ठीक है, वहाँ पर इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो प्रमुख हैं, वर्धा, इंद्रावती, मानेर और सबरी, ठीक है। अन्य छोटी मोटी भी है, लेकिन जो मुख्यतः प्रमुखता है जो मानी जाती है। इसके उपनाम भी है दोस्तों, जैसे गोदावरी का उपनाम है एक दक्षिण गंगा, ठीक है, दक्षिण गंगा के उपनाम से भी इसको जाना जाता है, और वृद्ध गंगा के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। आगे जाकर के ये पटना के पास कहीं बिहार में जो है, पटना से कुछ पहले ये क्या मिलती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ से गंगा इस तरीके से आ रही होती है और ये उसमें मिल जाती है। आगे चलते हैं। सिंधु जल समझौता संधि 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का ... % उपयोग कर सकता है। तो ये जो है, जब संधि हुई थी 1960 में, भारत और पाकिस्तान के बीच संधि हुई थी, तो ठीक है, हालांकि ये नदी जो है निकलती इस तरफ से, मतलब भारत में पहले आती है, उसके बाद जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में जाती है। तो उस समय समझौता हुआ था, अगर पाकिस्तान ने सोचा भाई यार कभी युद्ध की बात आ जाए, कुछ ऐसा संकट आ जाए, तो भारत पानी रोक देगा, इससे तो पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर एक समझौता किया, लेकिन उस समय जो समझौता हुआ था, उस समय कोई युद्ध नहीं हुआ था। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में धरती और आसमान का अंतर है, ठीक है। इस संधि को भारत कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन उस समय जो संधि हुई थी उसके फैक्ट आपको बता दूं। ये संधि हुई थी 19 सितंबर को, ठीक है, 19 सितंबर 1960 को ये संधि हुई थी। इस संधि के द्वारा जो है, इस संधि की मध्यस्थता जो की थी, वो मीडिएटर का काम किया था विश्व बैंक ने, ठीक है। इसमें हस्ताक्षर किए थे भारत के प्रधानमंत्री नेहरू थे उस समय, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान, ठीक है। इन दोनों के उसमें हस्ताक्षर हुए। इसमें कुछ सहमति बनी, जिसमें ये कहा गया कि जो सिंधु नदी का पानी है उसका 20% भाग ही जो है भारत यूज कर सकता है, यानी कि ऑप्शन का आंसर हमारा मिल गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका 20% भाग ही केवल भारत इस्तेमाल कर सकता है। इसके कुछ बाकी अन्य भी इसमें सहमति सुझाव वगैरह दिए गए, जैसे 3 पूर्वी नदियां हैं, जैसे ब्यास, रावी और सतलुज, ठीक है। इन तीनों नदियों का नियंत्रण किसके पास होगा, भारत के पास होगा। उसके बाद जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम, इनका नियंत्रण किसके पास होगा, पाकिस्तान के पास होगा, ठीक है। कुछ ऐसे सुझाव किए गए, हालांकि उस समय के थे, आज की स्थिति और उसकी स्थिति में धरती आसमान का फर्क था, जिसके मैंने कहा, ये परिस्थितियाँ पूरी चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार प्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये धुआंधार प्रपात जो है, ये है नर्मदा नदी पर स्थित, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर स्थित। अब नर्मदा नदी कहाँ पर है, MP जबलपुर में, ठीक है। भेड़ाघाट नामक एक स्थान है, वहाँ पर को है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी में दोस्तों जो है ना, इसकी जो धारा है वो 50 फीट ऊंचाई से गिरती है, ठीक है। 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। जब 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है तो ये पानी क्या होता है, सफ़ेद धुएं के रूप में दिखाई देता है, ऐसा उड़ता हुआ, ठीक है, धुएं की तरह प्रतीत होता है। तो धुआं बन जाता है एक तरीके से, आप कहेंगे इतनी ऊंचाई से गिरते समय, तो इसीलिए इसका नाम जो है धुआंधार प्रपात रख दिया गया, ठीक है। 20 मई 2021 को यूनेस्को के द्वारा इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया, ठीक है। धुआंधार प्रपात को 20 मई 2021 को, ठीक है, 2021 को 20 मई में इसको यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इस चीज़ को बिल्कुल कंठस्थ कर लेना आप। नेक्स्ट निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय पार्क दिए हैं, अभ्यारण्य दिए हैं और राज्य दिया है दोस्तों। देखिए गिर राष्ट्रीय पार्क जो है राजस्थान दिया है, जबकि राजस्थान में नहीं है। मानस असम में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में और कान्हा मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल बाकी सब के सब सही हैं। लेकिन गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, उद्यान जो कह रहा हूँ, अभ्यारण्य जो है, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के जूनागढ़ नामक स्थान पर है, यानी कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, गुजरात में। कुल मिला के गिर कहाँ पर है, गुजरात में है। गी से गिर, ग से गुजरात। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, ये यहाँ पर है। एक चीज़ गिर राष्ट्रीय उद्यान से मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, ये जो है बब्बर शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। एशिया में शेरों का एकमात्र निवास स्थान इसको माना जाता है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका क्षेत्रफल जो है 1424 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1424 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। जो इसकी स्थापना हुई थी, अगर उसकी बात करेंगे तो 1965 में गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी।
अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आंख बंद करके आप बचेंद्री पाल मार दोगे, लेकिन इसका उत्तर बचेंद्री पाल नहीं होगा। तो ये थी जुंको ताबेई। ठीक है, तो जुंको ताबेई जो है एवरेस्ट पर शिखर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने जो है 16 मई, ठीक है, 16 मई 1975 को ये जो है एवरेस्ट फतह किया था। हालांकि कई बार इन्होंने पहले भी कोशिश की होगी, तो लेकिन जो पहली बार जो है ये चढ़ पाई थी 1975 में, ये पहली बार चढ़ी थी। जुंको ताबेई इनका नाम है। अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करेंगे तब बछेंद्री पाल का नाम आएगा, जो इन्होंने 1984 में एवरेस्ट को फतह किया था। उसके बाद हालांकि कई बार इन्होंने कर लिया है। गिनीज बुक में इनको 1990 में इनका नाम भी दर्ज हुआ है बछेंद्री पाल का, और कई पुरस्कार और कई चीज़ें इनको मिली हैं। ठीक है, भारत की पहली महिला है और दुनिया की 5वीं महिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना बछेंद्री पाल की। बाकी यहाँ पर एडमंड हिलेरी आया है। तेंजिंग और एडमंड हिलेरी थे दोस्तों। ठीक है, शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, इन्होंने 29 मई 1953 को पहली बार, दुनिया में पहली बार इन्होंने एवरेस्ट फतह करने वाले ये लोग थे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए उचित क्रम बताना है। पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर को जाते हैं तो वायुमंडल की सतह बतानी है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। ठीक है, क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, समताप मंडल आएगा फिर। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आएगा, और उसके बाद क्या आता है, मध्य मंडल आता है। ठीक है, उसके बाद ताप मंडल आता है, लास्ट में बाहिर मंडल आता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से देख लो, सबसे पहले क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल आएगा, दूसरा समताप मंडल आएगा दूसरे नंबर पे। ठीक है, यानी कि 2-1 इस तरीके से सीरीज आपको कहाँ मिल रही है, ऑप्शन बी में। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, आंसर आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप से एक काल्पनिक रेखा नहीं गुजरती, इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है दोस्तों, देखिए इस तरीके से ग्लोब है, तो ये बीच से एक इस तरीके से नहीं आती एक्चुअली। तो ये जो रेखा थोड़ा सा टेढ़ी होकर इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे इस तरीके से। ये जो है इस रेखा से दाईं और बाईं तरफ जाने पर जो है समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर के बीच में ये 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब एक रेखा होती है, जो काल्पनिक रेखा जिसको जैसे बोला जाता है। ठीक है, काल्पनिक रेखा होती है, ये क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण करती है ये रेखा। ठीक है, इसका जो इस रेखा का निर्धारण हुआ था वो 1884 में वाशिंगटन में एक सभा हुई थी, उस सभा में इसका निर्धारण किया गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ठीक है, घड़ियों में जो समय है उसको ठीक रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर अगर जाते हैं तो वहाँ पर एक दिन घटा देते हैं। अगर पश्चिम से पूरब की तरफ को जाते हैं तो एक दिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखना अपने दिमाग में पूरी तरीके से। जो है ये जब आप पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। ये बीच में इक्वेटर है। ठीक है, 2 बराबर भागों में जो बांटती है। आगे है, सामान्यतः मानचित्रों में नीले रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये तो सभी को पता होगा। ये जलाशयों को दर्शाने के लिए नीले रंग का प्रयोग होता है। आगे मैदानों को दर्शाने के लिए ग्रीन टाइप का प्रयोग होता है। पर्वतों को दर्शाने और पठारों को दर्शाने के लिए अलग अलग भूरे और पीले इस तरह से प्रयोग किया जाता है। जलाशयों के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है। दोस्तों, खनिज जो है प्राकृतिक रूप से होने वाले पदार्थ हैं, बिल्कुल सही। इनका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, केमिकल कंपोजिशन जो है निश्चित होता है। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं, सभी खनिज अधात्विक नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन, ये आंसर जो है इसका गलत होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा उपाय तटीय और शुष्क प्रदेशों में हवा से होने वाले मृदा अपरदन रोकने के लिए किया जाता है। देखिए भाई, मृदा अपरदन रोकने के, मृदा संरक्षण को रोकने के लिए या मृदा का निम्नीकरण या संचरण के उपाय जो हैं, रोकने के उपाय, रक्षक मेखला भी है, ये भी है, वेदिका फॉर्म भी है और समुच्चय रेखी जुताई भी है। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो शुष्क प्रदेश हैं या तटीय और शुष्क प्रदेश हैं उनमें हवा से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने के लिए, तो इसका सही जवाब दोस्तों रक्षक मेखला होता है। ठीक है, रक्षक मेखला में क्या होता है, जो तटीय प्रदेश हैं और शुष्क प्रदेश है, इसमें हवा की गति को रोकने के लिए वृक्ष जो है किस तरीके से लगाए जाते हैं, एक कतार में ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है, एक कतार में लगाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हवा की गति को रोक देंगे।
ठीक है, हवा की गति को रोक देंगे जिससे कि जो है मृदा जो मिट्टी है, मिट्टी के आवरण को बचाया जा सके। अगर तेज गति से हवा आएगी तो ये क्या करेगी, मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगी। इसलिए वृक्षों को एक कतार में लगा दिया जाता है, इसको बोला जाता है रक्षक मेखला। उसके बाद माल्चिंग है, जिसको मल्च बनाना कहते हैं। ये क्या होता है, पौधों के बीच में जो खुली भूमि होती है, ठीक है, जिसमें कोई किसी प्रकार का आवरण नहीं होता है, ऐसी भूमि को जैव पदार्थ जैसे प्रवाल वगैरह से क्या कर दिया, इसको ढक दिया जाता है। इससे जो मिट्टी है उसमें आर्द्रता बनी रहती है, वो रुकी रहती है। उसके बाद वेदिका फॉर्म है, ठीक है, वेदिका फॉर्म इसमें लिखा है। तो वेदिका का मतलब क्या होता है, वेदी आपने अपने घरों में पूजा वाले स्थान में देखी होगी, इस प्रकार से। तो एक प्रकार से सीढ़ीदार टाइप के खेत होते हैं, इसमें वेदी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ये है, तो ये खेत, जैसे ये एक भूमि है, तो इसको काट करके इसमें ऐसे बना दिया जाए, जो समतल भाग है इसमें खेती करने के काम आएगा, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद है समोच्च रेखी जुताई। तो ये समोच्च रेखी जुताई भी जो है, जैसे इस प्रकार का एक ढाल है तो इसमें इस प्रकार से जुताई की जाती है, ठीक है, ये इस प्रकार से जुताई, ताकि जो पानी बहेगा उसके उसका बहने में, मिट्टी बहने में सहायता नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से जुताई होगी तो जो वहाँ से उसका बहाव कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बह नहीं पाएगी जो मिट्टी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रक्षक मेखला जो है सही उत्तर होगा। आगे, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। देखिए, पंजाब में जो भूमि, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न उठता है भाई, भूमि निम्नीकरण क्या होता है, ठीक है, भूमि निम्नीकरण क्या होता है। देखिए, भूमि निम्नीकरण वो प्रक्रिया होती है दोस्तों जिसमें भूमि जो है खेती के अयोग्य बन जाती है, ठीक है। उसका विभिन्न कारण है, जैसे गहन खेती है, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई वगैरह, इसमें से एक ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो इसका सही जवाब जो है अधिक सिंचाई है दोस्तों। पूछ रहा है पंजाब में, अब अधिक सिंचाई से कैसे होता होगा, ठीक है, जिसको जल क्रांतता भी बोलते हैं अधिक सिंचाई को, ठीक है। ये पंजाब है, हरियाणा है और यूपी, पश्चिमी यूपी वेस्ट जो उत्तराखंड वाला एरिया है ये भी है, ठीक है, थोड़ा आता है जो तराई वाला भाग, तो यहाँ पर है। इससे क्या होता है, अधिक सिंचाई से भूमि में जो लवणीयता होती है या फिर जो क्षारीयता होती है वो बढ़ जाती है, जिससे भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है, यानी कि खेती के अयोग्य बनती है भूमि। उसके बाद अति पशुचारण है, अति पशुचारण ये भी होता है, लेकिन इसके आंसर हमारा अधिक सिंचाई है, ठीक है, पंजाब में पूछ रहा है। अति पशुचारण जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, यहाँ पर अति पशुचारण होने की वजह से भी क्या हो जाता है, भूमि निम्नीकरणीय हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद अन्य कारण भी है, जैसे खनन है, औद्योगिकरण है, जैसे सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह है, उसके आसपास की भूमि जो है वो खराब हो जाती है, काफ़ी चीज़ें हैं। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरदार सरोवर बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, तेलंगाना है सबसे पहले, लेकिन इसके बाद मैं आपको सरदार सरोवर बांध के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक है, नर्मदा नदी पर ये गुजरात में बना है। इसकी ऊंचाई जो है 138 मीटर है और इसकी नींव सहित अगर बात करेंगे तो 163 मीटर इसकी ऊंचाई है, पूरा नींव सहित अगर मानते हैं, अगर फीट में अगर पूछा जाए तो 535 फीट है। इसकी लंबाई 1210 मीटर इसकी लंबाई है। जो इसका उद्देश्य था, इस बांध को बनाने का उद्देश्य, उसका उद्देश्य था दोस्तों 4 राज्यों को बिजली और जल पूर्ति उपलब्ध या जल उपलब्ध कराना, ठीक है। उन 4 राज्यों में कौन कौन से थे, एक तो था गुजरात, ठीक है, दूसरा था मध्य प्रदेश, तीसरा था राजस्थान और चौथा था महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि तेलंगाना उसमें नहीं था, ठीक है। तेलंगाना की जगह पर कौन सा राज्य था, एमपी था, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सीधे सीधे तेलंगाना आपको मिल गया। और इसकी जो निर्माण शुरू हुआ था वो अप्रैल 1987 में इसका निर्माण शुरू हो गया था और इसको 2017 में खोला गया था, ठीक है, 17 सितंबर 2017 में इसको खोल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो भाई कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है ये पूछ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का है मानसरोवर तिब्बत में, ठीक है, तिब्बत का पुरंग जिला है एक, जो मानसरोवर झील के पास ही है, कैलाश मानसरोवर में कुल मिला के इसका जो है कैलाश मानसरोवर ये कहाँ पर हो गया, चाइना में हो गया। उसके बाद सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट पास में ही एक शिनका बम नाम की जगह है, जलधारा है, उस जलधारा से इसका, यानी कि ये भी जो है चाइना से तिब्बत से हुआ, ठीक है, मानसरोवर से हुआ। उसके बाद गंगा नदी आपको पता है दोस्तों, ये उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से ये यानी कि भारत में है। उसके बाद सतलज नदी आती है, तो सतलज नदी भी मानसरोवर के निकट से ही है, ये भी चाइना से ही मान लो इसको। एक राक्षस ताल है तिब्बत में, वहाँ से है। इसका पौराणिक नाम जो शतलुज का है वो है शतुर्दी।
उसके बाद घाघरा है, तो घाघरा का उद्गम स्थान भी जो है मानसरोवर झील ही है जो तिब्बत में है। कर्णाली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका प्रवाह जो है तिब्बत, नेपाल और भारत, इन 3 जगहों पर है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो कुल मिला के एक अगर गंगा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो है कहाँ पर है, भारत के बाहर से इनका उद्गम स्थल है। तो भारत में नहीं है। 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से के साथ मिलाना है आपको, ठीक है। सूची 1 में आपको दिया है झूम खेती वाले राज्य, ठीक है, और दूसरे में उसका प्रदेश दिया गया है झूम खेती। और जैसे झूम खेती है ना, अलग अलग राज्य में झूम खेती जैसी ही कुछ खेती होती होगी, उसका नाम कुछ अलग अलग प्रयुक्त होता होगा। जैसे झूम खेती है, झूम खेती जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती बोलते हैं, ठीक है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती बोलते हैं। झूम खेती ही प्रकार की और खेती होती है जिसको मतलब अलग राज्य में झूम खेती को दूसरे नाम से पुकारते हैं। जैसे कुमारी है, ये पश्चिमी घाट है, कुमारी बोलते हैं पश्चिमी घाट में। और वाल्टरे बोलते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और पोडू आंध्र प्रदेश में। नाम से ही लग रहा होगा आपको पोडू आंध्र प्रदेश में होगा, तो आंध्र प्रदेश में पोडू नाम से पुकारते। बाकी ऑप्शन आप मैच कर लेना, ये मैंने आपको निशान लगा के बता दिया, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंशोत्त पर्वत है। देखिए भ्रंशोत्त पर्वत, भ्रंश नाम यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि ये भ्रंशों से बना होगा, भ्रंशों के टूटने, धंसने, ऊपर नीचे किसी भी प्रकार से उससे बना होगा। इसका दूसरा नाम है खंड या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। आपने कहीं पर अगर पढ़ा होगा तो ब्लॉक पर्वत के नाम से भी इनको जाना जाता है, या खंड या ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इनका निर्माण जो होता है ना, वो मुख्यतः भ्रंशों के द्वारा होता है, ठीक है। मतलब ऐसा हो जाता है, भ्रंश तलों के सहारे भूखंड में धंसने या उठने के कारण होता है। जो भ्रंश होते हैं वो क्या होता है, देखिए ये है, यहाँ से भ्रंश ऐसे धंस गया, ठीक है, इस प्रकार से धंस जाते हैं, ठीक है। ये भ्रंश धंस गए इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से ये भ्रंश धंस जाता है। तो ये वाला खंड तो ऊपर उठ गया, ठीक है, ये वाला खंड ऊपर उठ गया, लेकिन ये वाला जो खंड था ये नीचे धंस गया। तो जो खंड धंस गया वो तो ठीक है, जो ऊपर उठ गया ये क्या किस प्रकार का लगा, एक प्रकार का पहाड़ टाइप का बन गए, ठीक है। इनको ब्लॉक कहते हैं, एक प्रकार का ब्लॉक इसको कहेंगे, ठीक है ना। तो कहीं पर धंस जाता, कहीं पर उठ गया, तो इस प्रकार से जो पहाड़ों का निर्माण होता है इनको बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ये बहुत कम होते हैं, ऐसे पर्वत बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो प्रसिद्ध पर्वत हैं वो यूरोपीय महादेशों में ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एक तो एग्जाम्पल आपको ऑप्शन में दिया है जिसका नाम है वॉसजेश पर्वत, ठीक है, ये भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा और आपको बताता हूँ एक राइन घाटी है दोस्तों, ठीक है, राइन घाटी, ये भी जो है किसका उदाहरण है, भ्रंशोत्त पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। चलिए डिटेल में ज़्यादा फिर बाद में पढ़ेंगे कभी। अगला है वर्तमान में राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी है। तो सोशल मीडिया भाई, सोशल मीडिया जो है राजनीतिक संपर्क की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यही इसी ने सारे काम खराब भी किए हैं, कई हद तक काम अच्छे भी किए हैं। जो चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आप तक कई चीज़ें नहीं पहुंचाती, तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चलता है। और कई फेक अफवाहें भी जो है आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल जाती हैं। जैसे कि विभिन्न पार्टियों के IT सेल्स हैं वो इस कार्य को बखूबी करते हैं बहुत गलत तरीके से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है दोस्तों वो किससे संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है। राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। अर्थात आपको कहीं पर सीटों के आवंटन भी आएगा तो कंफ्यूज मत होना, तो ये राज्यसभा से संबंधित ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को लुप्त किया गया। दोस्तों यहाँ पर संविधान संशोधन 44वां था, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में, ठीक है, 1978 में हुआ, जिसके जरिए से क्या कर दिया गया, जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसको संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार हुआ करता है, यानी कि मौलिक अधिकार हुआ करता था, जो अनुच्छेद 31 में था, ठीक है। आर्टिकल कितने में था, आर्टिकल 31 में था, जिसको बाद में यहाँ से हटा करके 300 आर्टिकल नंबर कितने में रख दिया गया, 300A में, 300A में रख दिया गया, और वहाँ पर रख करके इसको विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है, संशोधन करके। तो ये 44वां संविधान संशोधन था जो 1978 में हुआ। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ये मैंने आपको बता ही दिया, आर्टिकल 31 के अंतर्गत था, मूल अधिकार था, ठीक है। अब यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन भी दिया, तो 42वां संविधान संशोधन इससे 1 साल पहले होता है, सॉरी 1 साल पहले नहीं 2 साल पहले 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है।
ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इसके प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन 1976, और ये शब्द कब जोड़े गए भारत संविधान के प्रस्तावना में, ये पूछा जाता है। 43वां संविधान संशोधन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो 1977 में हुआ था। ठीक है, इसमें न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को बहाल किया गया था 43वें में। और 45वां जो संविधान संशोधन लास्ट में दिया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण संबंधी जो व्यवस्था थी उसको 10 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने का उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। तो ये सारे संशोधनों के बारे में जितने ऑप्शन में थे वो हमने बता दिया। आगे, भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास से आप समझ में आ रही होगा आपको किस लिए पारित किया गया होगा, इसका क्या कार्य होगा, ये सारी चीज़ें। आगे, वर्तमान में संवैधानिक राजतंत्र मौजूद है। तो संवैधानिक राजतंत्र भी यूज कर रहा है और संवैधानिक भी यूज कर रहा है। तो भाई आपको पता है ये यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, परसों ही वहाँ की कौन मरी है और उसके बाद कौन बना है, इसको जल्दी से कमेंट में कमेंट करके रखो, करंट का टॉपिक है। अगला है, निम्न में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो लिखित संविधान किसके पास नहीं है? ब्रिटेन के पास लिखित संविधान नहीं है। भारत के पास तो है, यहाँ तक कि भारत के पास सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य के मुखिया के पास होती हैं। देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था जो होती है ना, इसमें जो राज्य का मुखिया होता है वो कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है, तो राष्ट्रपति के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं दोस्तों। ठीक है, नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का मुखिया करेगा भाई, जाहिर सी बात है। और मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से रोका या नज़रबंद किया गया है तो निम्न में से न्यायालय के किस आदेश को दिया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अधिकार गैर भारतीयों के द्वारा भारतीय क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है? अगर भारतीय नहीं है फिर भी भारत में है तो भारत में उसको पूरा जो है दोस्तों कानून के समक्ष उसको समानता का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो भारत का नागरिक ना हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, भारतीय संसद का गठन होता है। भारतीय संसद का गठन जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 143 का बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी 1992 में। ठीक है, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन बी यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये तो आपको पता ही होगा, 71वें, 72वें, 73वें या 75वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होगी, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होगी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आपातकाल की घोषणा को संसद की अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। जब उसका नाम आपातकाल है तो भाई उसमें 6 माह या 1 साल का समय तो लगेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम समय में उसको अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। तो 1 माह के अंदर ही आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, 147। नेक्स्ट है, इंदिरा साहिनी वाद 1992 किससे संबंधित है? तो इंदिरा साहिनी वाद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था हेमिंग ने। ठीक है, हेमिंग ने कहा था कि जो सामाजिक अध्ययन है ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक संबंधों और अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, हेमिंग ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आधुनिक विधि सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू है? तो विचार विमर्श विधि, समस्या समाधान विधि और प्रयोगशाला विधि, ये तीनों विधि जो है किसके लिए आधुनिक विधि हैं? ये सामाजिक अध्ययन के पठन पाठन के लिए लागू हैं इस समय वर्तमान में। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए।
मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है। अगर कहीं पर गलती हुई है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे सुधार करके, और फर्स्ट कमेंट में मैं आपको उसको पिन करके जो है सुधार कर दूंगा। और अपने सुझाव देना ज़रूर, वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, हमारी मदद कर सकते हैं आप वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करके, ठीक है। बाकी मिलेंगे, अगर इसका अच्छा फीडबैक रहता है, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी रहती है वीडियो की, तो फिर हम आगे भी जो है आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे मैटर। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।